अंबेडकर जो थे वो सोशल रिफॉर्मर भले ही थे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के साथ अलाइन करते थे और नेशनल मूवमेंट जो उस टाइम पर थी, कांग्रेस जिसको लीड करती थी, उसको वो अपोज करते थे। जब 1923 में बाबा साहब ने अपनी थीसिस द प्रॉब्लम ऑफ रूपी लिखी तो उन्होंने बताया कि कैसे ब्रिटिशों ने मॉनेटरी पॉलिसी को एक फाइनेंशियल वेपन की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने भारत को जबरदस्ती सिल्वर स्टैंडर्ड मॉनेटरी पॉलिसी में फंसाया, फिर पेपर करेंसी इंट्रोड्यूस की, वो भी बिना गोल्ड स्टैंडर्ड्स को लागू किए, जिससे देश में महंगाई और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी फैली। 1893 में भारतीय टकसालें बंद कर दी गयी और सरकार ने जरूरत से ज्यादा नोट छापकर भारत की दौलत इंग्लैंड भेजना शुरू कर दिया। रुपए और पौंड के बीच एक्सचेंज रेट को जानबूझकर ऊंचा रखा गया ताकि भारतीय निर्यात महंगा हो और ब्रिटिश सरकार को फायदा हो। खुद ब्रिटेन में उन्होंने स्ट्रिक्ट गोल्ड पॉलिसी अपनाई, लेकिन भारत में यह लागू नहीं की। यह एक साफ उपनिवेशिक दोहरापन था। पूरी मॉनेटरी पॉलिसी का मकसद था भारत को गरीब रखना और ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करना। ये सब बाबा साहब एक्सप्लेन कर रहे थे अपनी थीसिस में 1923 में। इतना ही नहीं, जब साउथ ब्रो कम्युनिटी भारत आई तब भी बाबा साहब ने अंग्रेजों को सलाह दी, देखो भाई, कोई भी सरकार जो सिर्फ विचारों को रिप्रेजेंटेशन देती है वो लोकप्रिय सरकार नहीं होती। आपको अपनी सरकार में लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। किसके रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे बाबा साहब? चीन के लोगों की, भारत के लोगों की। जब साइमन कमीशन भारत आया तब भी बाबा साहब ने अंग्रेजों से कहा, अगर आप सिलोन यानी श्रीलंका को एडल्ट फ्रेंचाइज दे रहे हो तो आपको भारत के लोगों को भी देना पड़ेगा। सिलोन के संदर्भ में बात करते हुए कहते हैं, सिर्फ पढ़े लिखे लोगों तक वोटिंग राइट सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि सबको ये अधिकार मिलना चाहिए। क्या चीन के लोगों के लिए वोटिंग राइट मांग रहे थे बाबा साहब? भारत के लोगों के लिए मांग रहे थे ना, वो भी उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं, जिनके पास जमीन नहीं थी, उनके लिए। जो कमीशन भारत के लोगों के वोटिंग राइट पर चर्चा करने के लिए आया था, उसके खिलाफ कांग्रेस नेता लाला लाजपत राय आंदोलन कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर ने पूरी दुनिया को बताया कि अंग्रेज कैसे भारत को खोखला कर रहे हैं, लफाजी करके नहीं, भाषण दे के नहीं, बल्कि अंग्रेजों की पॉलिसीज का एनालिसिस करके। ये करने की औकात न नेहरू की थी, न गांधी की, न जिन्ना की, न पटेल की और न सावरकर की। ये कर सकते थे तो सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर, और उन्होंने किया। जब बाबा साहब के सामने प्रश्न धर्म चुनने का आया तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। अगर वो अंग्रेजों के इतने ही वफादार थे या उनको अंग्रेजों से खुद के लिए कुछ चाहिए था तो ईसाई बन जाते, उनको ज्यादा फायदा होता। यहाँ के अछूत भी ईसाई बन जाते, ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 लाख तो बन ही जाते, और उसके बाद अछूतों का ईसाई धर्म में परिवर्तन बहुत आसान हो जाता और इस देश की डेमोग्राफी चेंज हो जाती और कोई रोक नहीं सकता था इसको। बाबा साहब 13 अक्टूबर 1956 को एक इंटरव्यू में कहते हैं कि एक बार गांधी जी से बातचीत के दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, अस्पृश्यता के मुद्दे पर वे उनसे असहमत हैं, लेकिन समय आने पर मैं वह मार्ग अपनाऊंगा जो देश के लिए कम हानिकारक होगा, और बौद्ध धर्म अपनाकर मैं देश का सबसे बड़ा उपकार कर रहा हूं। मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मेरे धर्म परिवर्तन से इस देश की संस्कृति और ऐतिहासिक परंपरा को कोई नुकसान न पहुंचे। पर ये सारी बातें तुमको इरफान हबीब नहीं बताएंगे, और न ही अरुण शौरी, और न ही तुमको दिखेगा केशव भाई, क्योंकि जाति का जहर तुम लोगों की रग रग में भरा हुआ है। कि अंबेडकर साहब खुद क्या बोल रहे हैं, कह रहे कि शेड्यूल कास्ट के जो रिप्रेजेंटेशन का ऑपोजिशन है वो हिंदुओं की तरफ से नहीं आता। भाई, हिंदू क्वार्टर्स नहीं अपोज कर रहे रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट का, जो अंबेडकर जी चाह रहे थे अपने मेमोरेंडम में। कह रहे इसको अपोज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, ब्रिटिश सरकार। तुम खुद अपने वीडियो में कह रहे हो कि बाबा साहब तो अंग्रेजों को दोषी ठहरा रहे हैं शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन को रोकने के लिए। बजाय इसके आपने क्या करा, जो रियल एनिमीज थे अनटचेबल्स के या डिप्रेस क्लासेस के या शेड्यूल कास्ट के, आप उनके अलाई बन गए और उनके साथ मिलके आप दुनिया भर का उटपटांग बोलते थे नेशनल मूवमेंट को और कांग्रेस को। गजब ढक्कन हो भाई। पहले तो आप बोल रहे हो कि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी ब्रिटिशर्स को अपोज नहीं किया, और फिर बाद में खुद ही रेफरेंसेस दे रहे हो। भाई, आपका कमरे का तापमान तो ठीक है, दिमाग को गर्मी तो नहीं चढ़ गई? इसका जिक्र दीपक ने भी किया था अपनी वीडियो में, और आपने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया, क्योंकि उस पर बात करने से आपकी बौद्धिक बेईमानी सबको पता चल जाती है। कोई भी अगर ईमानदारी से बाबा साहब के लिटरेचर को पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि बाबा साहब ना अंग्रेजों की साइड थे, ना कांग्रेस या सो कॉल्ड नेशनल मूवमेंट की, जिस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। बाबा साहब इस देश के बहुसंख्यक लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। जब अंग्रेज सत्ता में थे तो उन्होंने उनसे बार्गेनिंग की, जब कांग्रेस ने इंडियन गवर्नमेंट बनाई तो उन्होंने कांग्रेस से बार्गेनिंग की। भाई, इंटेलेक्चुअल इंसान थे वो, जो पावर में था उसके साथ डिस्कशन किया, मेमोरेंडम दिए, पॉलिसी मेकिंग पर बात की। दिस इज हाउ ही सिक्योर्ड मल्टीपल राइट फॉर द मासेस ऑफ दिस कंट्री। तलवार लहराने या सत्याग्रह करने से अधिकार नहीं मिलते भाई। मुझे पता है इतना सब कुछ बताने के बाद भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे, और यकीन मानिए वीडियो मैंने आपके लिए बनाया भी नहीं है। आपका तो मुझे पहले से पता है, ये वीडियो इस देश की जनता के लिए बना रहा हूँ। उन्हें ये सच पता होना चाहिए कि जिसको ये मुंह से, भुजा से और जांघों से पैदा हुए लोग दिन भर गाली देते हैं, उनकी देशभक्ति पर गांधी को खुद संदेह नहीं था। पहली बार मुलाकात में गांधी बाबा साहब से कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप एक सच्चे देशभक्त हैं। एक चीज क्लियर कर दूं, मुझे गांधी का वैलिडेशन नहीं चाहिए कि बाबा साहब देशभक्त थे या नहीं थे। ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूं। बाबा साहब की इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली।